नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका इस क्लास में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाए हैं। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह का क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है, वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरह का क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी का क्वांटिटेटिव जो भी चीज़ें होती हैं वो मेजर करता है। उसके लिए वो यूज क्या करता है? जीडीपी का यूज करता है। जीडीपी एक तरह का मेजरिंग रॉड है जो किसी इकोनॉमी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करता है। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है, या ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा जो आज का क्लास है वो मेजरली इस चीज़ पे फोकस्ड है कि किसी भी इकोनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर कैसे किया जाता है, या उसको कैसे, उसके कौन कौन से वेरिएबल हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट करते हों। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है, इसको कैसे मेजर किया जाता है और इसके अलग अलग क्या क्या तरीके हैं मेजर करने के। जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए। होता क्या है जीडीपी? ये एक मॉनेटरी वैल्यू है। किस चीज़ का? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू होता है। अब देखिए, ग्रॉस मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग नेशनल टेरिटरी नहीं लेते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पीरियड, यानी कि 1 ईयर आप ले लीजिए, तो उसके लिए 1 ईयर का जीडीपी होता है। और एक और चीज़ इसमें जो कि ध्यान रखने वाली है, जो कि रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूस इट, यानी कि अगर आप किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, मान लीजिए हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हम मान के चलते हैं इंडिया, तो इंडिया के टेरिटरी में अब वो चाहे वहाँ रेसिडेंट हो या वहाँ नॉन रेसिडेंट भी हो, चाहे जो हो, अगर वो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो काउंट कहाँ हो जाएगा? जीडीपी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट। रेसिडेंट उसको कहते हैं जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज तक वो किसी कंट्री के डोमेस्टिक रीजन में रहे, उसको उस कंट्री का रेसिडेंट कहा जाता है। जैसे ऑल इंडियन और फॉरेन सिटीजन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज इन एन इंडियन रेसिडेंट। मतलब अगर कोई यूएसए का सिटीजन भी है लेकिन वो ग्रेटर देन और मोर देन 182 डेज तक इंडिया में रहता है, तो वो कहलाएगा इंडियन सिटीजन, कहलाते इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह नॉन रेसिडेंट किसको कहते हैं? जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज तक आप आउटसाइड द कंट्री रहते हैं। जैसे अगर इंडिया के केस में समझे, अगर इंडिया से बाहर आप मोर देन 182 डेज तक रहेंगे तो आपको एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का कोई सिटीजन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज तक यूएसए में रहेगा, तो उसे यहाँ का एनआरआई कहा जाएगा और यूएसए का रेसिडेंट कहा जाएगा। यूएसए का रेसिडेंट और इंडिया का एनआरआई कहा जाएगा। ठीक है, सिटीजन तो हर एक कंट्री का एक तरह का पॉलिटिकल राइट दिया जाता है उस पार्टिकुलर बंदे को। ठीक है, तो ये होता है सिटीजन। तो सिटीजन को हम लोग कभी भी जीडीपी काउंट करने में कंसीडर ही नहीं करते। जीडीपी काउंट करने में सिटीजन का कोई रोल नहीं है। जीडीपी काउंट करने में सारा का सारा रोल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी में क्या अंतर है। तो देखिए, नेशनल टेरिटरी ओनली एंड ओनली ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है। किसी भी देश का उसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जो कि फिजिकल लैंड, एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर जो है, वो नेशनल बाउंड्री कहलाता है। वहीं पे जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया के साथ साथ
वो कुछ सर्टेन एरिया है जो कि आउटसाइड द कंट्री भी उस पर अपना कंट्रोल है, उसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअल में इकोनॉमिक कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, लैंड टेरिटरी, इंटरनल वाटर, रिवर, लेक्स, टेरिटोरियल सी, ये सारा चीज़ नेशनल टेरिटरी के पार्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे एम्बेसीज और कंसुलेट्स जो हैं, जो कि हमारे आउटसाइड द कंट्री हैं, लेकिन वो भी किस में आएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हो जाएंगे। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट से जो कि हमारे कंट्री से बाहर चल रही हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हो जाएंगे। एयर इंडिया अगर फ्लाइट उड़ रहा है लंदन टू टोक्यो, लेकिन वो भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल में हम लोग देख लें, अगर इंडियन एम्बेसी है यूएसए में है, तो वो कहाँ पे है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका है, इंडिया का है। लेकिन अगर नेशनल टेरिटरी के हिसाब से देखिएगा तो वो यूएसए का है। सेम उसी तरह अगर यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया, यूएसए का वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन नेशनल टेरिटरी किसका है, इंडिया का है। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल टेरिटरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पे। तो किसी भी देश का जो जीडीपी होता है, जैसे इंडिया का अगर लीजिए, जीडीपी ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट या वहाँ रहने वाले नॉन रेसिडेंट इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, मायने मेन यही रखता है कि वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा हो तो जीडीपी ऑफ इंडिया कहलाता है। सेम उसी तरह अगर यूएसए की बात करिएगा तो जीडीपी ऑफ यूएसए क्या कहलाएगा, वहाँ के टेरिटरी में वहाँ के रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो वहाँ के जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अब आते हैं जीएनपी ऑफ इंडिया, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें नॉन रेसिडेंट को काउंट नहीं किया जाता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ओनली काउंट किया जाता है। वो चाहे इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में रहें या आउटसाइड इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में रहें। ठीक है, आउटसाइड रहें या इनसाइड रहें, वो दोनों अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो वो हमारे जीएनपी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो जीएनपी होता है वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, एक्चुअल में इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जैसे जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडियन कंट्री काम कर रहे हैं, वो जो इनकम अर्न करेंगे उसको हम लोग इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट करते हैं। तो ऐसे हम लोग जीएनपी काउंट करते हैं, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे रेमिटेंसेज जो होते हैं वो एक तरह का यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, जो कि फ्रॉम नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आएगा। जो भी इंडिया का नॉन रेसिडेंट है वो अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पास पैसा भेजेगा तो उसको हम लोग रेमिटेंसेज कहेंगे। और ये कोई इनकम नहीं होता है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसीलिए रेमिटेंसेज को हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक और आता है कॉन्सेप्ट ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम या प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जीएनपी ऑफ इंडिया, जीएनपी में जीडीपी भी आ गया और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आ गया। उसके बाद नेट यूनिलेटरल जो ट्रांसफ़र होता है जिसमें रेमिटेंसेज, गिफ्ट्स, डोनेशन ये सब भी होती हैं, उसको भी हम लोग ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम में काउंट करते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेट पे। तो नेट में वो चाहे डिस्पोजेबल इनकम हो, नेशनल इनकम हो या नेट डिस्पोजेबल इनकम हो, वो क्या होता है, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को माइनस करके लाया जाता है। ठीक है, फिर जो या इसमें जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी को हम लोग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं जीडीपी को सप्लाई साइड से देखते हैं। जैसे जीडीपी जो होता है वो कैसे काउंट किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इन आवर कंट्री प्लस रियल आउटपुट प्रोड्यूस इन द कंट्री इन दैट ईयर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी इंटू क्यू। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, पी, जब यहाँ ये जो पी है इसको अगर करेंट लेवल के प्राइस से क्यू को मल्टीप्लाई करिएगा तो नॉमिनल जीडीपी आएगा। रियल जीडीपी कैसे आएगा, जब बेस ईयर प्राइस को क्यू से मल्टीप्लाई करिएगा तो रियल जीडीपी आ जाएगा। बेस ईयर कुछ भी ले लीजिए, जैसे इंडिया का बेस ईयर 2011 और 12 है, तो 2011-12 में जो भी प्राइस लेवल प्रिवलेंट होगा इस क्यू का, उससे हम लोग रियल जीडीपी काउंट करते हैं। जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स कैसे काउंट किया जाता है, ग्लोबल लेवल पे जो प्राइस लेवल है किसी भी आउटपुट का, जैसे अगर क्यू हम लोग माने इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, इस क्यू का ग्लोबल लेवल में, जैसे मान लीजिए क्यू चेयर है, अगर चेयर का प्राइस इंडिया में अगर 10 रुपये है और यूएसए में
यूएसए में यही 100 रुपये के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ग्लोबल लेवल पे प्राइस इसका यूएसए है, तो हम लोग जो जब जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स काउंट करेंगे तो इंडिया में ये क्या, अगर चेयर 1 है तो 1 × 10 यानी कि 10 काउंट होगा इंडिया में, यानी कि जीडीपी में काउंट होगा 10। वहीं 100 × 1 = 100 कहाँ काउंट होगा, जीडीपी अकॉर्डिंग टू पीपीपी टर्म्स। तो यही डिफरेंस आ जाता है। जीडीपी जब हम लोग अपने करेंट मतलब अपने देश के प्राइस लेवल से काउंट करते हैं तो डिफरेंस हो जाता है, और जब हम लोग पीपीपी के टर्म में देखते हैं तो हमारा जीडीपी डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे जब काउंटिंग होता है तो हम लोग पीपीपी टर्म में इंडिया का जो रैंकिंग होता है 3rd हो जाता है। वहीं हम लोग जो जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो हम लोग 4th रैंक पे आते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता है कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसिंग कोई भी आउटपुट अगर क्यू प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें जो भी उसको कॉस्ट आ रहा है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। अब बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में जब आप प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करिएगा और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दीजिएगा तो उससे जो निकलेगा वो बेसिक प्राइस कहलाएगा। मार्केट प्राइस क्या कहलाता है, जब बेसिक प्राइस में आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करके इस सब्सिडी को माइनस करिएगा तो वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग काउंट करते हैं, पूरा जीडीपी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से काउंट किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल में होता क्या है, और उससे रिलेटेड जो थियरी है हेरोड-डोमर थियरी या सोलो मॉडल, वो सब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से जानने की कोशिश करेंगे।